हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल जीके ज्ञान विद गाइडेंस। इस वीडियो में हम करेंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर मॉक टेस्ट सीरीज़ का मॉक टेस्ट 6 जो कि लिटरेरी टर्म्स पे बेस्ड है। और अगर आपने इसके पहले के टेस्ट नहीं किए हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और आपने अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स इज, अगर शब्दों में पहला कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स, जैसे एक सेंटेंस है अ बिग बास्केट ऑफ बेरीज, तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, अगर शब्दों के बीच में वॉवल साउंड, सेम वॉवल साउंड रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एसोनेंस। जैसे बेस, रेस, केस, इस तरह के जो वर्ड्स अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिस्क्रिप्शंस टू एंगेज द 5 सेंसेस ऑफ द रीडर इज, अगर किसी टेक्स्ट में या पैराग्राफ में या फिर पोएम में, पोइट्री में, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर ऐसी डिस्क्रिप्शन यूज़ की जाती है जिसके अंदर हम किसी रीडर की पांचों सेंसेस को एंगेज कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इमेजरी। जिसके अंदर हमारी आंखें भी सोचती हैं, हमारे कान भी सुनते हैं उन आवाज़ों को जो हमने इमेजिन कर रखा है, और हम फील करते हैं वो सारा बैकग्राउंड जो कि पोएट या प्रोस राइटर या प्ले राइटर जो क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। What figure of speech is represented in the sentence he was sweating like a racehorse? इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? वह एक रेस के घोड़े की तरह स्वेटिंग कर रहा था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिमिली। सिमिली होती है जहाँ पे हम समानता करते हैं किसी के साथ, चाहे वो एक्चुअल में है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर, जहाँ पे लाइक वर्ड यूज हो जाए या फिर एज वर्ड यूज हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ वर्ड्स वोकलाइजेशन इमिटेट्स अ नेचुरल साउंड एज कैन बी हर्ड इन द वर्ड्स मर्मर, बस एंड पॉप, व्हाट डू वी कॉल दैट डिवाइस? जिसके अंदर हम एक नेचुरल साउंड को एक वर्ड दे देते हैं, उसका वोकलाइजेशन कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑनोमैटोपिया। ऑनोमैटोपिया में हम क्या देखते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि एक साउंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द विंड वॉज ब्लोइंग सो हार्ड द सन वॉज स्केयर्ड टू कम आउट, इतनी तेज हवा चल रही थी कि सूरज बाहर आने से डरता था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया गया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फॉल लीव्स रसल्ड इन द विसलिंग, यहाँ पे देखिए रसल भी एक साउंडिंग वर्ड है और विसल भी क्या है? एक साउंडिंग वर्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनोमैटोपिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइपरबली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज अ रिमार्केबली एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट और आइडिया मीन टू बी टेकन फिगरेटिवली रादर देन लिटरेरी। डैश एक ऐसी अतिशयोक्ति है या ऐसी स्टेटमेंट है या ऐसा आइडिया है जिसका मीनिंग हम फिगरेटिवली लेते हैं, ना कि लिटरेरी लेते हैं, यानी कि शब्दों पे उसका ध्यान नहीं देते, जो उसका भाव का मीनिंग है, जो उसके भाव हैं वो हम समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिसमें कोई खास करके बहुत बड़ी बात बोली गई हो, दैट इज हाइपरबली। हमने अभी डिस्कस किया था कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं पूरा एक घोड़ा खा सकता हूँ, दैट इज हाइपरबली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्रीफ स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग और स्ट्रेंज इवेंट, एक छोटी सी कहानी जो एक खास घटना पे हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, अम्यूजिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
एनेक्डोट, एनेक्डोट वो होती है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी स्टोरी हो, जो अचानक से हम सुनाते हैं। जैसे कोई मैगज़ीन देख रहे हैं या कोई आप पुरानी अपनी फ़ोटो एल्बम देख रहे हैं, उसमें आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसको बताने लगते हैं कि या ये हमने ऐसे देखा था, हमने यहाँ घूमने गए थे तब ऐसा हुआ था। ये कोई कोई आपका टॉय आता है तो आप बताते हैं ये टॉय मुझे उसने दिया था, हमने ऐसा किया था। जो हम एक चीज़ को लेके छोटी सी एक स्टोरी बताते हैं, दैट इज़ anecdote. Next is question number 11. A person or an animal who takes part in the action of a literary work. Literary work में जितने भी एक्शंस होते हैं उनमें जो पार्ट लेते हैं, चाहे पर्सन हो या एनिमल हो, उन्हें क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर। उन्हें वहाँ के पात्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क। जो लिटरेरी वर्क है उसमें जो घटनाएं होती हैं उनके क्रम को क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लॉट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप। एक खास रीजन या ग्रुप में बोले जाने वाली भाषा के प्रकार को क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डायलेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन अ प्ले, स्टोरी और अ पोएम। अगर कोई बातचीत एक कैरेक्टर ही करता है किसी प्ले में, स्टोरी में या पोएम में, तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है अगर कोई एक कैरेक्टर खुद से ही बात कर रहा है तो उसे हम मोनोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइटिंग और स्पीच दैट अटेम्प्ट्स टू कन्विंस द रीडर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा भाषण या ऐसा कुछ लिखा हुआ जिसमें हम रीडर को या सुनने वाले को कन्विंस करते हैं उस आइडियाज़ के लिए या उस ओपिनियन के लिए जो हमारे उस राइटिंग में लिखा है या जो हमारे भाषा में हमने बोला है, अपने भाषण में जो बोला है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परसुएशन। यानी कि जब हम अपनी बात से किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा आइडिया अडॉप्ट कर ले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय एन एक्टर इन अ प्ले एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर्स थॉट। मतलब जैसे कोई अकेले में अपने ख्याल एक्सप्रेस करने के लिए कैरेक्टर वर्ड्स यूज़ करता है या स्पीच यूज़ करता है, उसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असाइड। Next is question number 17, the descriptive or figurative language used in literature to create word picture for the reader। जब रीडर के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है जहाँ पे वर्ड पिक्चर्स आते हैं, वर्ड पिक्चर्स जैसे कि बैकग्राउंड बताई गई है आपको, जैसे ब्यूटीफुल स्काई, रेड स्काई, येलो लीव्स, है ना, इस तरह की जो पिक्चर इमेजेस हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं वर्ड्स, उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, imagery। Next is question number 18, a feeling of curiosity or uncertainty about the outcome of events in a literary work। ऐसी फीलिंग जो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है और आपको एक्साइटमेंट में डाल देती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज सस्पेंस। And the right answer is option number B, suspense. Next is question number 19, a long speech expressing the thoughts of a character alone in stage। एक लंबी स्पीच जब एक कैरेक्टर अकेला स्टेज पे बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, soliloquy। Next is question number 20, prose writing that presents and explains आइडियाज़ और दैट टेल्स अबाउट रियल पीपल। ऐसी प्रोस राइटिंग जो प्रेजेंट करती है आइडियाज़ को और रियल पीपल्स को, तो उसको क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉन फिक्शन। यानी कि फिक्शन होता है काल्पनिक और नॉन फिक्शन हो गया जो रियल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द एक्शन। यानी कि जब कोई टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी, कोई प्ले, कोई पोइम, तो उसके अंदर जो टाइम और प्लेस होता है वो क्या कहलाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, फ्लेमिंग आइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी टेक्निक। फ्लेमिंग आइज किस लिटरेरी टेक्निक का एक एग्जाम्पल है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जहाँ पे दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाए, जैसे फ्लेमिंग आइस, जलती हुई बर्फ़, कोल्ड सन, ठंडा सूरज। तो इस तरह के जो अपोजिट वर्ड्स हैं, इम्पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, उनको जब हम साथ में जोड़ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टेस्ट कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा और आपने इस टेस्ट में कितना स्कोर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।